अरे मानो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपनी जेठानी के लिए कुछ पका कर आओ। जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया रसोई में चली जाती है। तभी सावित्री अपनी बड़ी बहू से कहती है। अरे पारो बेटी, तुम्हें इस समय अपना ध्यान रखना चाहिए। तुम्हें तो पता है कि तुम गर्भवती हो और ऐसा दौर बहुत नाजुक होता है। हाँ हाँ माँ जी, मैं सब जानती हूँ, आप चिंता नहीं करें, मैं अपना अच्छे से ध्यान रखूंगी। सावित्री ने अपने दोनों बेटों की शादी 1 साल पहले की थी। पूरे 1 साल बाद उसकी बड़ी बहू जो सुंदर थी वो गर्भवती होती है, जबकि छोटी बहू सुंदर नहीं थी, वो काले रंग की थी और वो अभी तक माँ नहीं बनी थी। थोड़ी देर तक मानो चिड़िया रसोई से भोजन बनाकर अपनी बड़ी जेठानी के लिए ले आती है। ये लीजिए जेठानी जी, मैं आपके लिए सूप बनाकर लाई हूँ। पारो सूप तो ले लेती है, लेकिन सूप लेने के बाद वो अपनी सास से कहती है। माँ जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। मेरी माँ का फोन आया था कि बच्चे के समय मेरे सामने सुंदर सुंदर बच्चों की तस्वीरें हों, जो बच्चे दिखने में गोरे और सुंदर हों। तभी तो मेरा बच्चा भी मेरे जैसा सुंदर पैदा होगा। हाँ हाँ पारो बहू, ये तो तुम्हारी माँ ने बिल्कुल ठीक कहा। तुम चिंता नहीं करो, मैं कल ही तुम्हारे कमरे में चारों तरफ सुंदर सुंदर पक्षियों की फोटो लगवा दूंगी। हाँ हाँ सासू माँ जी, ये तो ठीक है, लेकिन आप इस मानो चिड़िया को भी मुझसे दूर रखें। कहीं इस चिड़िया का काला साया मेरे बच्चे पर न पड़ जाए। ये सुनकर मानो चिड़िया को बहुत बुरा लगता है। सुन लिया मानो, कल से तुम पारो के नजदीक मत जाना। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया की सास वहाँ से चली जाती है। चिड़िया भी उदास होकर घर के बाहर आ जाती है। तभी उसकी सास उसे कहती है। माफ करना बहू, मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हें तो पता है ये हमारे घर का पहला बच्चा है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि बड़ी बहू को तकलीफ ना हो। कोई बात नहीं माँ जी, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। मेरा ही रंग काला है, इसमें मेरी ही गलती है। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया अपने कामों में लग जाती है। ऐसे देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन मानो चिड़िया रसोई में खाना बना रही थी कि अचानक चिड़िया को चक्कर आते हैं और वो रसोई में ही बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ चंदू चिड़ा आ जाता है। अरे ये क्या, मानो उठो, क्या हुआ तुम्हें? अपनी पत्नी को ऐसी हालत में देखकर चंदू चिड़ा बहुत घबरा जाता है। वो अपनी पत्नी को उठाता है और तुरंत बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहाँ बुलबुल डॉक्टर मानो चिड़िया का इलाज करती है। मुबारक हो भाई साहब, आपकी पत्नी गर्भवती है, वो जल्द ही अंडा देने वाली है। ये सुनते ही चंदू चिड़ा बहुत खुश होता है। ये सुनकर वो अपनी पत्नी के पास जाता है। मानो बहुत बड़ी खुशखबरी है, तुम माँ बनने वाली हो और मैं पिता। फिर चंदू चिड़ा मानो चिड़िया को लेकर वापस घर आता है और वो सभी को बताता है, लेकिन वो सभी इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। भाई साहब, आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं? गर्भवती ही हुई है, कोई तीर नहीं मारा। कुछ दिनों बाद मानो चिड़िया का पेट पारो से बड़ा दिखने लगता है। ये देखकर पारो चिड़िया को अजीब सा लगता है और वो अपनी सास से कहती है। माँ जी, जरा उस काली चिड़िया का पेट तो देखो। मुझे तो लगता है उसने अपने पेट में पत्थर या ईंटें भर ली हैं। जरा दिखा लो बुलबुल डॉक्टर को कि वो सच में गर्भवती है भी कि नहीं। पारो की ये सब बातें चंदू चिड़ा सुन लेता है और वो मानो चिड़िया के पास जाता है। चलो मानो, आज मैं तुम्हें बुलबुल डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर जाऊंगा। काफी दिन बीत गए, अभी तक तुमने चेकअप नहीं करवाया। चंदू चिड़ा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसे मानो चिड़िया के रंग रूप से कोई मतलब नहीं था। उसे तो मानो चिड़िया का व्यवहार बहुत भाता था। वो मानो चिड़िया को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहाँ बुलबुल चिड़िया का चेकअप करती है। चंदू चिड़े, अब तुम्हें अपनी पत्नी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी पत्नी 2-2 अंडों को जन्म देने वाली है। ये सुनते ही चंदू चिड़ा बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी को लेकर घर आ जाता है। माँ, आपको पता है बुलबुल डॉक्टर ने क्या बताया है? मानो चिड़िया के 2-2 अंडे आने वाले हैं। डॉक्टर ने कहा है मानो का अच्छे से ध्यान रखना है। अरे
तो फिर क्या हुआ, बच्चा ही तो है, तेरी भाभी को भी होने वाला है। क्या कभी तूने उसका ध्यान रखा है? चल अपनी पत्नी को बोल कि जल्दी से रसोई में खाना बनाकर अपनी जेठानी को दे, उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। ऐसा कहते हुए चिड़िया की सास वहाँ से चली जाती है। फिर मानो चिड़िया रसोई में जाती है, जहाँ चंदू चिड़ा भी मानो चिड़िया की मदद करता है। जब पारो को मानो चिड़िया के जुड़वा बच्चों का पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे, इसके जुड़वा अंडे आने वाले हैं। अगर इसके जुड़वा अंडे आ गए तो यही राज करेगी ससुराल पर। अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। पारो ऐसा सोच ही रही थी कि उसे पास पड़े केले दिखाई देते हैं। वो सारे केले खाती है और छिलके वहीं गिरा देती है। मानो, जरा मेरे कमरे में तो आना, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अब बेचारी मेरे कमरे में मेरी मदद करने के लिए आएगी और पाँव फिसलेगा और वो गिर जाएगी। ऐसे इसके दोनों बच्चों से छुटकारा मिल जाएगा। तो ऐसा सोच ही रही थी, तभी मानो चिड़िया पारो के पास आती है। केले के छिलकों पर पाँव रखने से मानो चिड़िया का पाँव फिसल जाता है और वो सीधी पारो चिड़िया के ऊपर जाकर गिरती है, जिससे दोनों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। उन दोनों को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ बुलबुल डॉक्टर उन दोनों का ऑपरेशन करती है। माँ जी, बड़ी अफसोस से कहना पड़ रहा है, आपकी बड़ी बहू का बच्चा नहीं बचा। लेकिन वही खुशखबरी भी है, आपकी छोटी बहू ने दो दो अंडों को जन्म दिया है और उसके अंडे बिल्कुल सुरक्षित हैं। जब वो दोनों घर जाते हैं तो पारो चिड़िया को अपनी गलती का एहसास होता है। ये मैंने क्या कर दिया? अपने घमंड के चलते मैंने अपनी देवरानी का बुरा सोचा, लेकिन उल्टा मेरा ही बुरा हो गया। पारो की ये बातें उसकी सास भी सुन लेती है। अरे, क्या कह रही हो बहू? कौन सी गलती? फिर पारो चिड़िया अपनी सारी गलती सास को बताती है। ये सुनकर सावित्री को भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी भी गलती थी। वो भी मानो चिड़िया को उसके रंग की वजह से उसे बहुत बुरा भला कहती थी। तभी मानो चिड़िया वहाँ आती है और वो एक अपना अंडा पारो चिड़िया को देते हुए कहती है, जेठानी जी, मैं 2 बच्चे पालकर क्या करूँगी? चाहती हूँ कि मेरा एक बच्चा आप पालें, क्योंकि आप भी बहुत अच्छी माँ बन सकती हो। पारो चिड़िया वो अंडा ले लेती है। अंडे को अपने पास देखकर वो रोने लगती है। मुझे माफ कर दो मानो, मैंने तुम्हारे लिए कुआं खोदा था, लेकिन मैं खुद उसमें गिर गई। जो हुआ वो भूल जाइए, मैं तो आपको पहले ही माफ कर चुकी हूँ। आज से एक बच्चा आपका और एक मेरा। कुछ ही दिनों बाद उनके अंडों से 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आते हैं और वो चिड़ियाओं का परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। निकल जाओ मेरे घर से और अपने 2 बच्चों को भी ले जाओ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। आज के बाद मैं अपनी नई पत्नी पारो के साथ ही रहूंगा। बंटी चिड़ा पारो चिड़िया से शादी कर लेता है और अपनी पहली पत्नी और 2 बच्चों को घर से निकाल देता है। रोती हुई कोमल चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर जंगल में चली जाती है। वो अपनी माँ के पुराने घर में अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। बच्चों, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों खूब पढ़ो और बड़े होकर अपने बाबा जैसे बनो। नहीं माँ, हम बाबा जैसे नहीं बनेंगे, क्योंकि बाबा तो आपको छोड़कर चले गए, लेकिन हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। हाँ मम्मा, भैया ठीक कह रहा है, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपको कभी भी अकेले नहीं छोड़ेंगे। बच्चों, तुम दोनों मेरे जीने का आखिरी सहारा हो, हमेशा ऐसे ही रहना। कोमल चिड़िया पत्तों से टोकरी बनाया करती थी और उसे जंगल में बेचा करती थी। कोमल चिड़िया दिन रात बहुत मेहनत करती है और वो अपने बच्चों को बहुत प्यार से पालती है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। चिड़िया के बच्चे अब बड़े हो जाते हैं। कोमल चिड़िया अपनी बेटी मीना की शादी एक अच्छे पक्षी से कर देती है। अब उसके बेटे बबलू की बारी थी। बबलू बेटा एक बहुत अच्छी चिड़िया है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूं। नहीं मम्मा, मैं किसी चिड़िया को पसंद करता हूँ, मैं उसी से शादी करूँगा। तो ठीक है बेटा, देर किस बात की, अगर तुम्हें वो चिड़िया पसंद है तो आज ही मैं तुम्हारी शादी करवा देती हूँ। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद बबलू और पिंकी चिड़िया की शादी हो जाती है।
शादी के कुछ दिनों तक तो अच्छा चलता रहता है, लेकिन बाद में पिंकी चिड़िया अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। पिंकी, तुमने मेरा भोजन तो बना दिया, लेकिन माँ का कहाँ है? दादी जी, इतनी सुबह माँ क्या नाश्ता करेंगी? आप कर लीजिए ना, मैं माँ के लिए फिर से बना दूंगी। बबलू नाश्ता करता है और वहाँ से चला जाता है। बबलू के जाने के बाद पिंकी अपने घोंसले में जाकर लेटी रहती थी। जब कोमल चिड़िया अपना भोजन बनाने के लिए रसोई में जाती है, तो पिंकी चिड़िया अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, आपको भी बहुत भूख लगती है, बना देती हूँ मैं आपके लिए भोजन। ऐसा कहते हुए पिंकी वहाँ से चली जाती है। कोमल चिड़िया पहले की तरह ही काम करती थी। वो पत्तों से टोकरियाँ बनाकर बेचा करती थी। अरे माँ, आप घर के इतने काम क्यों कर रही हैं? पिंकी है ना, वो कर लेगी। माँ जी, क्या मैं काम नहीं करती? या आप अपने बेटे को दिखाना चाहती हैं कि घर के सारे काम आप ही करती हैं? धीरे धीरे पिंकी चिड़िया बबलू चिड़े को अपनी माँ के खिलाफ भड़काने लगती है। अगले दिन कोमल चिड़िया अपने बेटे से कहती है, बबलू बेटा, मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन तुम अपनी पत्नी पर नजर रखो। तुम्हारे जाने के बाद वो भी घर से चली जाती है और शाम को लौट कर आती है। माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास है। अच्छा बबलू, कितने दिन हो गए मैं मीना से मिलने नहीं गई। सोच रही हूँ आज चली जाऊँ। माँ, आप रहने दीजिए। आपके जाने से बहुत खर्चा होगा। जब उसका मन होगा तो वो खुद चली आएगी। लेकिन बबलू, अभी मैं कमा लेती हूँ, अपना और अपनी बेटी का खर्चा मैं उठा लूंगी। तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन माँ, जाएगा तो हमारे घर से ही ना। एक दिन एक चिड़ा घर में आता है। कोमल चिड़िया रसोई में अपना भोजन बना रही थी। तभी उसे पिंकी के कमरे में से आवाज आती है, रोहन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। हाँ पिंकी, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तभी कोमल चिड़िया वहाँ आ जाती है। पिंकी, तुम मेरे बेटे को धोखा दे रही हो। आज आने दो मेरे बेटे को। आज मैं अपने बेटे को तुम्हारी सारी सच्चाई बताऊंगी। वो चिड़ा वहाँ से भाग जाता है। तभी पिंकी चिड़िया अपने पति को फोन करती है और उसे बुलाती है। बबलू जी, जल्दी आइए, माँ जी मुझे जान से मारने वाली थी। ये सुनते ही बबलू चिड़ा भागा भागा घर आता है। माँ, कहाँ हो? जल्दी बाहर आइए। तभी पिंकी चिड़िया रसोई में जोर जोर से रोने लगती है। पति जी, मुझे बचा लो, वरना आग से तुम्हारी माँ मुझे जलाकर मार देगी। बबलू बेटा, ये सब झूठ बोल रही है, तुम मुझे जानते हो ना। तुम्हें पालने के लिए मैं दिन रात मेहनत करती रही, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी पत्नी को जलाकर मार दूंगी? सच तो ये है बेटा, ये सारा दिन किसी पक्षी के साथ बाहर रहती है और आज वो पक्षी हमारे घर तक आ गया। मैंने इनकी सारी बातें सुन ली। ये उससे प्यार करती है, इसीलिए अब ये सारा नाटक कर रही है। माँ, मुझे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास है, वो ऐसा नहीं कर सकती। माँ, अब तुम्हारे यहाँ रहने से हमारे घर में बहुत बड़े झगड़े हो रहे हैं। अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। तभी बबलू मीना चिड़िया को कॉल करता है। सुन मीना, मैं माँ को आश्रम में भेज रहा हूँ। इसने पिंकी को मारने की कोशिश की है। अगर तुम चाहो तो माँ को अपने साथ रख सकती हो। नहीं नहीं भैया, आप माँ को आश्रम ही भेज दो, मेरा घर छोटा है। ये सब बातें सुनकर कोमल चिड़िया रोने लगती है। बेटा, मेरा यकीन करो, मैं माँ हूँ तुम्हारी। परंतु बबलू चिड़ा अपनी माँ की एक बात नहीं सुनता और उसे घर से बाहर निकाल देता है। कोमल चिड़िया घर के बाहर खड़ी रो रही थी। जो बच्चे कहते थे कि माँ, हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, आज उन्होंने मुझे हमेशा के लिए दूर कर दिया। परंतु मैं अपने बच्चों को कैसे भुला दूँ? मैं माँ हूँ इनकी। पिंकी चिड़िया बहुत चालाक थी। वो मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी और वो अपने पति से घर भी नाम करवा लेती है। एक दिन बंटी चिड़ा काम से घर लौट कर आता है तो वो देखता है कि घर के बाहर एक कबूतर खड़ा था, जो उसे बताता है कि उसकी पत्नी एक चिड़े के साथ ये घर बेचकर चली गई है। क्या? ये मैंने क्या कर दिया? माँ,
हाँ माँ, माँ सही कहती थी। मेरी माँ किस हाल में होगी, कहाँ होगी। ए ऊपर वाले, ये मैंने क्या कर दिया। बबलू चिड़ा हर जगह अपनी माँ को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे माँ कहीं नहीं मिलती। फिर वो वहाँ जाता है जहाँ उसकी माँ पत्तों से बनी हुई टोकरी बेचा करती थी। तोता बबलू को उसकी माँ का पता बता देता है। जब वो वहाँ जाकर देखता है तो एक बड़े घर में कोमल चिड़िया छोटे छोटे पक्षियों को पत्तों से टोकरियाँ बनाना सिखा रही थी। बंटी चिड़ा रोते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आप पर विश्वास नहीं किया। बेटा, ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें यहाँ मेरे पास माफी मांगने आना पड़ा? माँ, पिंकी चिड़िया सब कुछ बेचकर चिड़े के साथ भाग गई। बेटा, मैंने तो तुम्हें कई बार बताया था, लेकिन तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं। बेटे, माँ कभी नहीं रोकती। मैंने कुछ पैसे जमा करके रखे थे, उन्हीं से ये घर खरीदा है। अगर तुम चाहो तो अपनी माँ के घर रह सकते हो। ये सुनते ही बंटी चिड़ा रोने लगता है। दोस्तों, अपनी माँ का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि माँ का दिल दुखाकर कोई कभी सुखी नहीं रह सकता। चंदू जी, जल्दी करिए, घर को तो आग लग चुकी है। दोनों बच्चे घर में हैं, हमें उन्हें बचाना होगा। मानो चिड़िया और चंदू चिड़ा जल्दी से घर के अंदर जाते हैं। चलो बच्चों, हमारे साथ चलो। फिर मानो चिड़िया और चंदू चिड़ा मिलकर अपने दोनों बच्चों को घर से बाहर लेकर आते हैं। पूरी तरह से आग ने उनके घर को लपेट में ले लिया था। धुआं पूरे जंगल में फैल जाता है। तभी बाकी पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ चिड़िया बहन, ये तुम्हारे घर को आग कैसे लग गई? पता नहीं तोते भैया, मैं और चंदू तो जंगल से दाना लेने गए थे। वापिस आए तो हमारे घर को आग लगी हुई थी। ये तो शुक्र है ऊपर वाले का कि वक्त रहते हम आ गए और अपने बच्चों को बाहर निकाल लिया। हाँ चिड़िया बहन, आपके बच्चे तो बहुत छोटे हैं, ये तो उड़ भी नहीं सकते थे। अपने घर को जलता हुआ देखकर चंदू चिड़ा बहुत उदास था। मानो सब जल गया, जो जमा किया था भोजन वो भी जल गया। हमारे इतने सालों की मेहनत सब जलकर राख हो गई। चंदू जी, आप चिंता नहीं करें, हम फिर से मेहनत करेंगे और अपना घर फिर से बना लेंगे। अगले दिन चंदू चिड़ा और मानो चिड़िया मिलकर अपने रहने के लिए एक तिनकों का घोंसला बना लेते हैं। मानो जब तक हमारा घर नहीं बन जाता, हमें इसी तिनकों के घोंसले में ही रहना पड़ेगा। आप चिंता नहीं कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है मानो, मैं जा रहा हूँ काम पर। फिर चंदू चिड़ा काम पर चला जाता है। वो कबूतर चाचा के खेत में काम करता था। बच्चों, ये दाना तोता देकर गया है, आप दोनों खा लो। मैं भी जा रही हूँ काम पर, मालकिन कभी इंतजार कर रही होगी। फिर मानो चिड़िया भी बिजली कवि के घर काम करने चली जाती है। क्या हुआ महारानी, इतनी देर से क्यों आई हो? तो कल से मेरे घर पर ना आना, बहुत नौकरानियां हैं जंगल में। बस एक बार कहने की जरूरत है, देखना बाहर लाइन लगी होगी। मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा ठीक है, जा रसोई में खाना बना। दूसरी ओर चंदू चिड़ा भी कबूतर चाचा के खेतों में काम कर रहा था। तभी उसे जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। अरे ये क्या चमक रहा है, जरा देखता हूँ। ऐसा कहते हुए चंदू चिड़ा जमीन की खुदाई करने लगता है। अरे ये क्या, ये तो एक कटोरी है। हाय रे, मेरी फूटी किस्मत, मुझे लगा शायद कोई खजाना होगा। दिन भर काम करने की वजह से चंदू चिड़ा थक जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मानो ने सुबह जो दाना दिया था वही इस कटोरी में रखकर खा लेता हूँ। फिर चंदू चिड़ा वो दाना कटोरी में डालता है। देखते ही देखते वो कटोरी दानों से भर जाती है। ये क्या देख रहा हूँ मैं? ये तो जादुई कटोरी है। ये देखकर चिड़ा बहुत खुश होता है। ऊपर वाले ने हमसे जो लिया उसके बदले में हमें दुगना दे दिया। चंदू चिड़ा शाम को खुशी खुशी वो कटोरी लेकर अपने घर चला जाता है। चंदू जी, घर में आज खाने को कुछ भी नहीं है, बस यही एक आम है जो थोड़ा खराब हो गया था, इसलिए मालकिन ने मुझे दे दिया। चंदू चिड़ा मुस्कुराकर बोलता है।
चिंता मत करो मानो, हमारे लिए ये आम भी बहुत है। फिर चंदू चिड़ा वो आम उस कटोरी में रखता है और देखते ही देखते वो कटोरी आमों से भर जाती है। ये देखकर चिड़िया भी बहुत हैरान थी। पति जी, ये तो चमत्कार है, आपको ये कहाँ से मिली कटोरी? फिर चंदू चिड़ा मानो चिड़िया को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर चिड़िया और उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं। उस जादुई कटोरी में जो चीज भी डालते वो ढेर सारी बन जाती। अब तो चंदू चिड़ा अपनी कमाई का जरिया उसे ही बना लेता है। वो कटोरी में एक आम डालता है तो ढेर सारे आम बन जाते हैं। फिर वो आमों को लेकर बाजार में बेच देता है। ऐसे वो ढेर सारी चीजें बनाकर उन्हें बाजार में बेच आता है। ऐसे देखते ही देखते उनके दिन भी बदल जाते हैं। कुछ ही दिनों में चिड़े का परिवार बहुत अमीर हो जाता है। वो अपने लिए एक नया और बड़ा घर भी खरीद लेते हैं। बादल जी, वो चिड़िया जो मेरे घर नौकरानी थी, देखा है उसे? क्यों, क्या हुआ उसे? तुम तो सारा दिन मेहनत करते हो दूसरे जंगल में, तुम्हें क्या पता कि हमारे जंगल में क्या चल रहा है। वो नौकरानी चिड़िया बहुत अमीर हो गई है। जरा बाहर जाकर तो देखो, उनका घर हमारे घर से भी बहुत बड़ा है। अच्छा, ऐसा क्या खजाना मिल गया है उन्हें? तभी बादल कौवा अपने घर के बाहर आता है। वो चिड़िया का घर देखता है तो हैरान होता है। इतने थोड़े दिनों में ये चंदू इतना अमीर कैसे हो गया? जरूर इसके पीछे कोई राज है, मुझे पता लगाना ही होगा। फिर बादल कौवा चंदू चिड़े पर नजर रखना शुरू कर देता है। कुछ ही दिनों में वो देख लेता है कि चंदू चिड़े के पास एक जादुई कटोरी है। ये सब देखकर वो बहुत हैरान होता है। रात होते ही बादल कौवा चिड़िया के घर जाता है और उनकी वो जादुई कटोरी चुराकर वहाँ से भाग जाता है। पिछली ये देखो, ये रही वो कटोरी जिससे वो भिखारी पति पत्नी अमीर हुए हैं। फिर बिजली कवि अपने कुछ गहने उस कटोरी में डालती है। देखते ही देखते वो गहनों से भर जाती है। बादल जी, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, हम अमीर हो गए। उन दोनों को ऐसा करते हुए महारानी चील का सिपाही देख लेता है। वो तुरंत महल जाता है और महारानी चील को सारी बात बताता है। क्या सच में? जाओ, अभी वो कटोरी मेरे महल में लेकर आओ। फिर उल्लू सिपाही कौवों के घर जाते हैं। ये कटोरी तुम कहाँ लेकर जा रहे हो? ये हमारी कटोरी है। खबरदार, अगर कुछ कहा तो, वरना चील महारानी का हुक्म है कि तुम दोनों को मार दें, इसलिए चुपचाप खड़े रहो। फिर उल्लू वो कटोरी लेकर महारानी चील के महल में जाते हैं। फिर चील कुछ खजाना उस कटोरी में डालती है। देखते ही देखते वो कटोरी खजाने से भर जाती है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, ये तो सच में एक जादुई कटोरी है। अब दूसरे जंगलों पर भी मेरा ही राज होगा। आखिर इस कटोरी में ऐसा क्या है? जरूर इसमें कोई राज होगा, मुझे इस कटोरी में जाकर देखना होगा। तभी उल्लू सैनिक बोलता है, महारानी, ऐसा मत कीजिए। घबराओ नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसा कहते ही चील महारानी उस कटोरी में बैठ जाती है। लेकिन वो ये बात भूल जाती है कि उस कटोरी में जो भी रखा जाता है वो दुगना हो जाता है। जैसे ही चील महारानी उस कटोरी में जाती है तो देखते ही देखते उस कटोरी से ढेर सारी चील महारानियां बाहर आ जाती हैं। अरे ये क्या, यहाँ तो ढेर सारी महारानियां हैं, इनमें से हमारी महारानी कौन सी है? उल्लू सिपाही हैरान में पड़ जाते हैं। इधर बाहर आते ही सभी चीलें आपस में लड़ने लगती हैं। मैं इस जंगल की असली महारानी हूँ। नहीं, मैं। तभी असली महारानी बोलती है, मैं इस जंगल की असली महारानी हूँ और तुम सब जादू से बने हो, इसलिए तुम में से किसी का भी अधिकार नहीं है। ऐसे वो सभी चीलें आपस में लड़ने लगती हैं। देखते ही देखते उस लड़ाई में सभी चील महारानियां एक दूसरे से लड़ती हुई मर जाती हैं। उन चीलों के मरने के बाद वो कटोरी भी जलकर भस्म हो जाती है। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया और कौवे पड़ोसी थे। दोनों ने अपने अपने घरों के पास अपने खेत में तरबूज की खेती की हुई थी। उनके तरबूज अब पकने लगे थे। मामा जल्दी कीजिए, मैंने खेत में देखा है
कि हमारे तरबूज अब बहुत बड़े हो गए हैं। हम पके हुए और बड़े तरबूज मंडी में बेच आते हैं। ठीक है मीना बेटी, तुम खेत में जाओ और मैं बैलगाड़ी लेकर आती हूँ। फिर मीना खेत में जाती है। वो बड़े बड़े और पके हुए तरबूज बेलों से तोड़कर एक जगह पर इकट्ठे करती है। फिर मामा चिड़िया भी अपनी बैलगाड़ी लेकर खेत में आ जाती है। मीना बेटी, आप ये सारे पके हुए और बड़े बड़े तरबूज बैलगाड़ी पे लाद दो। तब तक मैं जाकर कपों से मंडी में तरबूज के भाव पूछ कर आती हूँ। बिजली बहन, मेरे खेत के तरबूज तो पक चुके हैं, मैं उन्हें तोड़कर मंडी ले जा रही हूँ। क्या आपको पता है कि आजकल मंडी के भाव क्या है? मानो बहन, तुम्हारा भाई बादल मंडी गया हुआ है, मंडी में तरबूज के दाम पूछने। बस वो आने ही वाला होगा। इतने में बादल का पापी जंगल के एक शांत कोने में भोला कौवा और उसकी पत्नी सुंदरी कौवी रहते थे। उनके पास एक छोटा सा खेत था, लेकिन कई सालों से वो खेत बिल्कुल बंजर हो चुका था। एक दिन सुंदरी कौवी ने कहा, भोला जी, ये खेत अब हमारे काम का नहीं रहा, इसमें तो कुछ भी नहीं उगेगा। भोला कौवा सोच में पड़ गया। हाँ सुंदरी, सही कह रही हो। क्यों ना इस खेत को किसी और को दे दे। जब वो मेहनत करके फसल उगा लेगा, तब हम उससे खेत वापस ले लेंगे। हाँ, और क्यों ना ये खेत रूपा चिड़िया को दे दे, वो बहुत मेहनती है। दोनों उसी समय उड़कर रूपा चिड़िया के घर पहुँचे। भोला बोला, रूपा बहन, तुम्हें खेती करनी आती है? हमारा खेत पर काम कर लो। फसल उग जाए तो हम आधी आधी बांट लेंगे। रूपा मुस्कुराई और बोली, अगर आप लोग भरोसा कर रहे हैं तो मैं कोशिश जरूर करूंगी। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रूपा अगले ही दिन खेत देखने गई। खेत को देखकर उसका दिल बैठ गया। मिट्टी सूखी, पेड़ पौधे नहीं, हर तरफ सिर्फ धूल। उसी समय खेत के पास खड़ा पुराना सूखा पेड़ धीमी धीमी आवाज में बोला, डरो मत रूपा, ये जमीन पहले बहुत उपजाऊ थी। तुम मेहनत करोगी तो ये फिर से जीवित हो जाएगी। रूपा चौंक गई। अरे, तुम बोल सकते हो? हाँ, जो पेड़ बहुत पुराने हो जाते हैं, उन्हें जंगल की हवा बोलना सिखा देती है। तुम चिंता मत करो, मैं इस खेत को फिर से हरा भरा कर दूंगी। अगले ही दिन से उसने काम शुरू कर दिया। सुबह सुबह वो हल चलाती, दोपहर में मिट्टी पलटती और शाम को बीज चुनती। चिंटू तोता रोज आसमान से उड़ता हुआ खेत के ऊपर आता और ताना मारता, अरे रूपा, ये खेत तो कभी भी नहीं उपजेगा, तुम बेकार में मेहनत कर रही हो। रूपा ठहर कर जवाब देती है, चिंटू, चाहे जमीन कितनी भी सूखी क्यों ना हो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। पेड़ को रूपा पर बहुत गर्व हो रहा था। सही कहती हो बेटी, मेहनत सबसे बड़ी ताकत है। एक रात सब सो रहे थे कि अचानक काले बादल घिर आए। तेज तेज हवा चली और देखते ही देखते घनघोर बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी ज्यादा थी कि आधा खेत पानी से भर गया और आधा खेत अभी भी सूखा ही रह गया। सुबह रूपा खेत पर पहुंची और परेशान हो गई। अब क्या करूं? आधा खेत तो तालाब बन गया है। घर जाकर उसने अपनी माँ से पूछा, जहाँ पानी हो वहाँ चावल बो दो और जहाँ सूखी मिट्टी हो वहाँ मकई बो दो। दोनों फसलें अच्छे से उगेंगी। रूपा खुशी खुशी खेत लौटी और माँ की बात मानकर 2 अलग अलग हिस्सों में बीज बो दिए। धीरे धीरे कुछ दिनों बाद छोटे छोटे हरे अंकुर निकल आए। रूपा ने खुशी से खेत के चारों तरफ चक्कर लगाए। पुराने पेड़ की टहनियां खुशी से झूमने लगीं। चिंटू तोता फिर आया और बोला, अरे वाह, सच में अंकुर निकल आए। लगता है मेहनत का असर दिख रहा है। हाँ, सबसे अच्छी बारिश भी मेहनत को ही प्यार करती है। दिन बीतते गए, पौधे बड़े होते गए, पर अब उन्हें और पानी की जरूरत थी। गर्म हवाओं से पत्ते सूखने लगे। रूपा घबराकर पेड़ के पास गई। पेड़ दादा, अब क्या करूं? फसल सूख जाएगी। बादलों से मदद मांगो। अगर मन साफ हो और मेहनत सच्ची हो तो बादल भी मना नहीं करेंगे। रूपा तुरंत आकाश की ओर उड़ गई। ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि छोटे पंख कांपने लगे, पर वो रुकी नहीं। आखिरकार वो बादलों के पास पहुंची। रूपा ने विनम्र होकर कहा, मेरी फसल सूख रही है, कृपया थोड़ी बारिश कर दो। मैं रोज मेहनत करती हूँ, बस थोड़ी सहायता चाहिए। रूपा, तुम्हारी मेहनत देखकर हमें भी अच्छा लगा। आज रात हम तुम्हारे खेत पर बरसेंगे। रूपा खुशी से नीचे आई और पेड़ को सारी बात बता दी। रात होते ही बादल अपना वादा निभाते हुए खूब बरसे।
पूरी रात खेत पानी से भर गया, पर इस बार पानी फसल के लिए वरदान था। पौधे फिर से चमकने लगे। 10 दिन बाद चावल और मकई दोनों की फसल तैयार हो गई। रूपा ने खेत को देखकर कहा, वाह कितना सुंदर खेत है। अब रूपा ने भोला कौवा और सुंदरी कौवी को बुलाया। वे दोनों आए, लेकिन फसल देखकर उनकी आंखें लालच से चमकने लगीं। भोला कौवा बोला, कौन सी आधी फसल? खेत तो हमारा है, इसलिए पूरी फसल भी हमारी। रूपा हैरान रह गई, लेकिन हमने तो आधी आधी पर सहमति की थी। भोला कौवा चिल्लाया, चुप, हमें कुछ नहीं सुनना, निकलो यहाँ से। सुंदरी ने भी रूपा को भगाने की कोशिश की। रूपा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने इतनी मेहनत की और अब आप लोग मेरा हक छीन रहे हैं। अरे टिंकू सुनो, हमारे दाने आधे गायब हैं, ये कैसे हुआ? रूपा, मैं रात को बाहर था। ऊपर आसमान में किसी के पंखों की बहुत तेज आवाज आई थी, जैसे कोई चोर चुपके से घूम रहा हो। मम्मा, मैं रात को उठी थी। मैंने ऊपर अंधेरे में एक बड़ी बड़ी आंखें चमकती देखी। पापा, वो कौन था? क्या वो फिर आएगा? डरो मत बच्चों, हम पता लगाएंगे। पर रूपा, ये मामला साधारण नहीं लग रहा। उधर भोला कौवा, उसकी पत्नी सुंदरी कौवी, बेटा राजू और बेटी रानी एक पेड़ पर बैठकर धीमे धीमे बात कर रहे थे। सुंदरी, आज रात फिर दाने गायब करने जाएंगे। जंगल में सब एक दूसरे पर शक कर रहे हैं, मजा आ रहा है। हाँ भोला, लेकिन खबर है कि रूपा चिड़िया और टिंकू ने कुछ देखा है। हमें सावधान रहना होगा। पापा, मैं भी आज तुम्हारे साथ चलूं? मुझे भी चोरी सीखनी है।